वो आज से भेंट हो गया। जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसके कंपेयर में, अब जो है इसके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसके बीच में बढ़ गया, तो फिर क्या होगा, ये दोनों के बीच में अट गया। झगड़ा होगा नहीं रे कि नहीं होगा। अब मान लो ये हो एक रे देख रहा है, ये हो हाई कह तू हमारी वाली को कहला देखा नहीं आई कह होगा, अट्रैक्शन कमजोर होगा। एक गाना आप लोग सुने होंगे, दो दिल में दूरी हो गई खुशियाँ अधूरी हो गई ना। मतलब क्या, दूरी बढ़ना है तो क्या होता है, अट्रैक्शन कम जाता है। हम मान लो कोनो मियाँ बीवी घर पे रहती है ना, तो ज़्यादा प्रेम रहता है, कभी कभी झगड़ा हो जाता है अलग बात है। वही एगो चल रहा दिल्ली प्रदेश, आपको घर है, तो क्या सोचता है हाय हमारा मर्दुआ कहीं अलग होगा। बेचारा का मन में क्या रहता है, शंका रहता है। क्या रहता है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो अट्रैक्शन जो था ना, थोड़ा सा जो है कुछ और चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो देखो ये जो फोर्स जो लगता है दोनों के बीच में, यह क्वांटिटी बढ़ता है। जिंदगी जख्म से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। आज जिंदगी जख्म से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही मौत के सामने, उससे पहले ज़िंदगी जीना सीख लो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आप लोग अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राब कर लेंगे, साथ में वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह हमारा फिजिक्स का टॉपिक है, वह है कूलम्ब्स लॉ। क्या है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। कूलम्ब्स लॉ ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे चार्ज के बारे में। किसके बारे में, चार्ज पढ़े थे। दो प्रकार के होते, पॉजिटिव चार्ज होते, निगेटिव चार्ज होते। चार्ज का प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, जो सेम आवेश से सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, तो रिपेल करता है अर्थात धकेलता है, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इससे क्या स्पष्ट है, चार्ज के बीच हमेशा क्या लगता है, फोर्स लगता है। दो चार्ज के बीच हमेशा क्या लगता है, फोर्स लगता है। उसी फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए कूलम्ब्स ने एक नियम दिया था, जिसको हम लोग कहते हैं कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। इसका नियम क्या कहता है, चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं। इसका नियम कहता है, यदि दो चार्ज हैं, सपोज मान लीजिए यह Q1 और Q2 दो चार्ज है, तो यह एक दूसरे से सपोज मान लीजिए स्मॉल r डिस्टेंस पे जो है स्थित है, तो इसके बीच जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगेगा, उसका वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग किसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं, कूलम्ब्स लॉ के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ जो कहता है वो क्या कहता है, तो दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच है ना, या फिर दो चार्ज के बीच, किसके बीच, दो चार्ज के बीच जो लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होता है, वह दोनों चार्ज के गुणनफल का सीधा समानुपाती। अर्थात इसके बीच सपोज मान लीजिए लगने वाला फोर्स क्या है, F है, तो यह क्या होता है, इस दोनों चार्ज के गुणनफल का सीधा समानुपाती। अर्थात Q1 Q2 के गुणनफल का क्या हुआ, सीधा, और इनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, कोई दिक्कत क्या, देखिए तो क्या हुआ, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सो हम लोग अगर दोनों को मिलाते तो क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। F इक्वल टू क्या हम लोग लिए कि Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, जहाँ K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। यही क्या आ गया, दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स आ गया। तो यही कहता है कूलम्ब्स लॉ, है ना। दैट मीन्स कहने का सेंस क्या, अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ, सो हम लोग समझते हैं। दूरी जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन कमजोर होगा। एक गाना आप लोग सुने होंगे, दो दिल में दूरी हो गई खुशियाँ अधूरी हो गई ना। मतलब क्या, दूरी बढ़ना है तो क्या होता है, अट्रैक्शन कम जाता है। हम मान लो कोनो मियाँ बीवी घर पे रहती है ना, तो ज़्यादा प्रेम रहता है, कभी कभी झगड़ा हो जाता है अलग बात है। वही एगो चल रहा दिल्ली प्रदेश, आपको घर है, तो क्या सोचता है हाय हमारा मर्दुआ कहीं अलग होगा। बेचारा का मन में क्या रहता है, शंका रहता है। क्या रहता है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो अट्रैक्शन जो था ना, थोड़ा सा जो है कुछ और चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो देखो ये जो फोर्स जो लगता है दोनों के बीच में, यह क्वांटिटी बढ़ता है, दोनों का अगर क्वांटिटी बढ़ता है
वैल्यू बढ़ता है तो अट्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है, फोर्स जो उसके बीच में लगने वाला बढ़ता है, लेकिन जैसे ही दूरी बढ़ गया वैसे ही फोर्स क्या हो गया, घट गया। तो यही रूल कहता है कूलम। बताओ कूलम भी पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए होंगे ना, अपने आप को माने होंगे पॉजिटिव, और बीबी को माने होंगे निगेटिव। देखोगे वो अपने से दूर गए तो चाहत में कमी आ गई ना, मतलब सोचे क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम हो गया। अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन नहीं लगेगा। अब देखे जो तनी हम ज़्यादा करते हैं तो इन्हों से क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब अट्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसी के संबंध में कूलम नियम दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कूलम्स का नियम। और यहाँ पे अपोजिट चार्ज था इसलिए अट्रैक्शन। अगर मान लीजिए, अब देखो कभी कभी क्या होता है, सेम चार्ज था अट्रैक्शन में, अपोजिट चार्ज में क्या होता है, मान लो एगो ई सहेली है निगेटिव वाली, एगो ई सहेली है, दोनों बाजार में जा रहे हैं, दोनों को एगो हैंडसम बॉय से भेंट हो गया, जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसके कंपेयर में। अब जो है इसके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसके बीच में बढ़ गया, तो फिर क्या होगा, दोनों के बीच में अट गया। झगड़ा होगा नहीं रे, कि नहीं होगा। अब मान लो ये हो एक रे देख रहा है, ये हो हाई कह तू हमारी वाली को कहला देखा न, आई कहेगा तू हमारी वाली को कहला देखी। अब दोनों के बीच में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। मतलब क्या, यहाँ पे क्या हुआ, सेम चार्ज के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है, मतलब एक दूसरे को क्या करता है, दूर भगाता है। तो यही इसका गुण भी है। और इसी के संबंध में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगता है, इसके संबंध में कूलम्ब्स लॉ दिया था, जो क्या दिया था, दोनों चार्ज के बीच लगने वाला जो बल होता है वह मतलब उसके आवेश के गुणनफल के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। अब हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखिए क्या हमारा टॉपिक, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, मतलब कूलम्ब्स के जो रूल है इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में जो है पढ़ेंगे। सपोज मान लीजिए यहाँ पे Q1 कोई चार्ज है, यहाँ पे क्या है Q2 कोई चार्ज है, ठीक। अब जो है यह Q1 है या Q2 है, तो यह इस पे बल लगाएगा ना। अब अट्रैक्शन लगाया चाहे रिपल्सन लगाया, सपोज अगर मान लीजिए पॉजिटिव निगेटिव है तो फिर अपोजिट में लगाएगा, तो यह इस पे बल लगाएगा। तो इस पे जो बल लगाएगा वो क्या लगाएगा, सपोज मान लीजिए F12 फोर्स लगा रहा है, कितना है ना, मतलब एक के द्वारा 2 पर जो लगाया गया फोर्स है उसको हम लोग क्या मान लीजिए वेक्टर F12। अच्छा यह भी इस पे लगाएगा ना, तो क्या होगा F21, इसको हम लोग मान लीजिए F21 इस पे लगा रहा है, कोई दिक्कत क्या। अब जो है हम लोग पढ़े हैं जो प्रत्येक के डायरेक्शन में उसका कुछ ना कुछ यूनिट वेक्टर होता है जो उसके डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो सपोज मान लीजिए इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लोग क्या मानते हैं, क्या मान लेते हैं, वेक्टर R12। मतलब इसके बीच जो लगने वाला फोर्स है उसको हम लोग वहाँ पे निकालेंगे। यदि मान लीजिए जो Q1 से Q2 के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है लगने वाला फोर्स पे, वो क्या मान लेते हैं, R1 कैप। और इसके डायरेक्शन में इधर से इस पे लगने वाला क्या है, R21 कैप। मतलब यह क्या हुआ, Q1 से Q2 पे जो फोर्स लगता है उसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, 1 2 है। और Q2 से Q1 पे जो क्या है, R कैप 2 1 है। अब देखिए मतलब इसको हम लोग प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि Q1 और Q2 क्या है, 2 चार्ज है जो कि एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पे हैं, R डिस्टेंस पे हैं। और Q1 चार्ज के कारण Q2 पर जो लगने वाला फोर्स है क्या है, F12 है। क्या मान लिए, Q1 के कारण जो Q2 पे जो फोर्स लगता है इधर की ओर, यह क्या है, F12 है। और Q2 के कारण जो Q1 पे फोर्स लगता है यह क्या है, F21 है। अब F12 के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर वो क्या है, R कैप 1 2 है। और 2 के कारण 1 के डायरेक्शन में जो क्या है, R कैप 2 1 है। कोई दिक्कत क्या। अब जो है हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, इसीलिए F12 मतलब जो फोर्स लगेगा F1 के Q1 के कारण Q2 पे जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अब बटा में R²। यह तो वह बल का परिणाम हो गया है ना। और इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया तब ना किस वेक्टर फॉर्म में होगा। यह तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ यदि उसका डायरेक्शन जुड़ेगा मतलब उसमें यूनिट वेक्टर जुड़ेगा। तो इसके डायरेक्शन में जो 1 2 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, R कैप 1 2 है। कोई दिक्कत क्या। अब देखिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अब बटा में इसके बराबर इतना हो गया।
और हम लोग पढ़े हैं आर कैप बराबर क्या होगा, तो वेक्टर आर अपॉन आर, यही होता है यूनिट वेक्टर बराबर फॉर्मूला होता है, मतलब उसका वेक्टर फॉर्म और बट्टा में उसका मैग्नीट्यूड, इससे क्या निकलेगा यूनिट वेक्टर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर अपॉन आर, कोई दिक्कत क्या। अब क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 और बट्टा में आर क्यू और इंटू में वेक्टर आर। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 1 2 होगा ना, 1 2 के डायरेक्शन में है ना। अब हम लोग किसका बात करते हैं, 2 के कारण 1 पे लगने वाला फोर्स, मतलब क्या F2 1 क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। अब बदलेगा क्या, सिर्फ डायरेक्शन, तो इसके डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या है F21 है, क्या R21 है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर इंटू में, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए हम लोग पढ़े थे अगर डायरेक्शन चेंज होता है 1 से 2 में है तो यह जो है बराबर होगा डायरेक्शन को चेंज करने पे उसके निगेटिव के, किसके बराबर होगा। अभी यह बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अभी उल्टा है, लेकिन जैसे ही माइनस कर दिए तो क्या हो गया, बराबर हो गया। माइनस का मतलब क्या, यह 1 2 के अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। अब 1 2 का अपोजिट क्या है 1 2 1 है, मतलब 1 2 के अपोजिट माइनस लग गया, मतलब 1 2 के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। अब 1 2 का अपोजिट डायरेक्शन 2 1 है, यही ना, 1 2 का अपोजिट 2 1, इसलिए दोनों आपस में क्या आ गया बराबर। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस R 1 2 है ना। देखिए यहाँ पे माइनस लगा या फिर यहाँ पे लगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 2 वेक्टर। अब इसका वैल्यू माइनस में आ गया, प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। फिर इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R 1 2 अपन में R, यहाँ से लिख सकते हैं माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 अब बटा में आर क्यू होगा इंटू में क्या होगा इसके डायरेक्शन में 1 वेक्टर 1 2। अब देखिए यह जो है किसके बराबर है, इसी के बराबर है ना, मतलब इसके जहाँ पे हम लोग इसको अर्थात जो है इसको हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो F21 बराबर क्या हो गया माइनस F1 2। दैट मीन्स कहने का सेंस क्या हुआ, दो चार्ज जो है एक दूसरे पे, बल का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन माइनस लगा है, इसका मतलब क्या डायरेक्शन एक दूसरे का उल्टा होगा। मतलब दो चार्ज जो है एक दूसरे पर सेम परंतु अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। देखिए यहाँ पे तो क्या आ गया F1 2 का जो वैल्यू आया वह क्या आ गया माइनस F21 के बराबर आ गया है ना। मतलब क्या दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है परंतु वेक्टर फॉर्म में माइनस है, मतलब क्या हुआ डायरेक्शन क्या है उल्टा है। अर्थात दो चार्ज जो है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहता है, दोनों एक दूसरे पे क्या लगाता है सेम फोर्स लगाता है परंतु डायरेक्शन क्या होता है अपोजिट होता है। अच्छा आप लोग को याद होगा न्यूटन का तृतीय गति का नियम क्या कहता है, प्रत्येक वस्तु जो है क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया जो है अपने विपरीत प्रतिक्रिया के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे जो है 1 से 2 की ओर जो फोर्स लगा वही 2 से 1 की ओर होगा, लेकिन साइन क्या होगा अपोजिट होगा। तो यह हमारा क्या था वेक्टर फॉर्म था। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए जो कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है तो हम लोग क्या करेंगे इसको जो है यहाँ तक लिख देंगे, हमारा हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला जो टॉपिक है उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए हम लोग का जो टॉपिक है वह क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ना। मतलब यह क्या कहता है, विभिन्न चार्ज के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई क्या है चार्ज स्थित है, स्पेस में कोई चार्ज है, अब इसके चारों ओर भी बहुत सारे चार्ज होगा, मान लीजिए Q1 है Q2 है Q3 है Q4 है ना, बहुत सारे चार्ज होगा इत्यादि चार्ज होगा। तो हम तो जानते हैं प्रत्येक एक दूसरे पे क्या लगाता है फोर्स लगाता है, तो इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा, इसके कारण इस पर, इसके कारण इस पर, इसके कारण इस पर, सबके कारण फोर्स लगेगा। तो यह रूल क्या कहता है, मतलब यह प्रिंसिपल क्या कहता है, स्पेस में स्थित किसी भी आवेश पर विभिन्न आवेशों के कारण जो फोर्स लगता है, सपोज मान लीजिए इसके कारण जो लगा
1 फोर्स लगा, इसके कारण क्या लगा F2 फोर्स लगा, इसके कारण F3 लगा, इसके कारण F4, सबके कारण अलग अलग मैग्नीट्यूड है तो अलग अलग लगेगा फोर्स। तो इस पर जो लगने वाला जो नेट फोर्स होगा अर्थात सब मिलाकर के जो फोर्स लगाएगा उसका अगर नेट फोर्स का हम लोग बात करें तो सभी के कारण लगने वाला अलग अलग फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वेक्टर सम के बराबर होता है। मान लीजिए n चार्ज है तो क्या होगा प्लस प्लस एफ एन होता है। तो यही रूल क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दैट मीन्स कहने का सेंस क्या हुआ, जो स्पेस में स्थित किसी भी आवेश पर विभिन्न आवेश के कारण जो लगने वाला नेट फोर्स होता है वह सभी आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग जो है फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के नाम से। अगला हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? देखिए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसके ऊपर। हम लोग तो इतना जानते हैं जो किसी इलेक्ट्रिक मतलब किसी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया जहाँ तक उसका अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स कार्य करता है उसका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। मान लीजिए यहाँ हमारा क्या है? तार है, करंट है ना। इससे अगर करंट जा रहा है तो इसके यहाँ तक हम लोग जाते देखते हैं झटका महसूस होता है करंट का। मतलब यहाँ से हम लोग को ये क्या करता है? खींचने की कैपेसिटी रखता है। तो हम लोग तो एक हैवी हो गया, हैवी ऑब्जेक्ट, लेकिन लाइट ऑब्जेक्ट का बात करें, हल्का ऑब्जेक्ट का बात करें तो तुरंत खींच लेगा। मतलब क्या, अगर यहाँ पे वायर जा रहा है तो इसके समीप का एरिया होता है जहाँ तक कि वस्तु को क्या करता है? खींच लेता है। कभी कभी देखते हैं ना ऐसे तार रहता है, यहाँ पे पंछी से उड़ रहा है होता है, उसका पंख जब सटता है ना तो वह क्या होता है? मर जाता है करंट लग के। या फिर अगर पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा का पत्ती यहाँ तक आया तो उसको क्या करता है? जला देता है अपने प्रभाव से। मतलब क्या, अपने आसपास के वस्तु को वह क्या करता है? अपने में खींचने की कैपेसिटी को रखता है। अर्थात जो है उसके चारों ओर क्या होता है? उसके चारों ओर जो है अट्रैक्शन या रिपल्सन करने की कैपेसिटी होता है। तो किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया, सपोज मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है तो इसके चारों ओर का वह एरिया जहाँ तक इसका अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स कार्य करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका हम लोग मैथमेटिकल डिफिनीशन, मैथमेटिकल तौर पे जिससे हम लोग को इसका फॉर्मूला फाइंड आउट हो उसके लिए हम लोग जो डिफिनीशन पढ़ेंगे वो देखिए क्या है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है, क्या है? और यहाँ पे यूनिट चार्ज है, कितना है? तो किसी भी चार्ज के कारण यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते। तो हम लोग पढ़े हैं Q1 और Q2 के बीच में F बराबर क्या पढ़े हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 और बटा में R स्क्वायर। जहाँ R क्या था? दोनों के बीच का दूरी था। यहाँ पे सपोज मान लीजिए R दूरी पर है लेकिन Q1 का वैल्यू Q है और Q2 जो है वो है यूनिट चार्ज है, कितना है? तब मतलब क्या Q1 बराबर होगा Q होगा और Q2 बराबर क्या होगा? 1 होगा। डिस्टेंस तो सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड F उसके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को इससे रिप्रेजेंट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या होगा? उसके बीच लगने वाला फोर्स को हम लोग F मान लेते हैं बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 के जगह पे Q और गुने में Q2 के जगह पे 1 बटा में R स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या हो जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बटा में R स्क्वायर। यही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आप लोग समझ में आ गए। जो यूनिट चार्ज पर किसी भी चार्ज के कारण जो फोर्स अप्लाई होता है उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरली E से रिप्रेजेंट करते हैं। E बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बाई R स्क्वायर। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या पढ़ते हैं? देखिए हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है? सबसे पहले मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है, क्या है? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज मान लीजिए है इसके चारों ओर और इसमें कोई यूनिट चार्ज रखा गया है। क्या रखा गया है? तो यह यूनिट चार्ज जिस पाथ को फॉलो करेगा ना उसी पाथ को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया यूनिट चार्ज जिस पाथ को फॉलो करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नाम से जानते हैं। या फिर देखिए सपोज मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर डायरेक्टेड वह कर्व, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर डायरेक्टेड वह कर्व जो क्या करता है? मतलब जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होता है वह उस पॉइंट पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दर्शाता है। वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है? कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, या पॉजिटिव है या क्या नेगेटिव है। तो इससे पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर डायरेक्टेड वह कर्व जिसके किसी भी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा, जिसके किसी भी पॉइंट पर खींची गई क्या? स्पर्श रेखा, वह इस पॉइंट पर क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। तो उसी कर्व को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत क्या?
अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टी क्या होता है। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे देखिए हम लोग ऐसे ऐसे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बहुत ही संख्या में एक के जगह काफ़ी क्लोजली है ना। तो जहाँ यहाँ मतलब यहाँ पे क्या है, कंडेंस है, क्या है, क्लोजली है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की संख्या कंडेंस अर्थात काफ़ी अधिक होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है। इसीलिए जो है कोई भी चीज़ जो है नुकीला चीज़ पे जल्दी जो है क्या होता है, जाके चिपक जाता है या फिर वहाँ से जा करके उसके द्वारा आकर्षित होता है। तो पहला रूल क्या कहता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की संख्या अधिक होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है। और जहाँ पे कम होता है, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ तो डिस्टेंस पे है, तो इधर जो है खिंचाव की प्रॉपर्टी काफ़ी कम होगा। अर्थात क्या होगा, जो जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की संख्या जो है वह क्या होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है रेयर होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है। इसका अगला जो कहता है वह यह रूल कहता है, जो दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर। अगर सपोज मान लीजिए यह और यह एक दूसरे को काट दिया, तो यहाँ पे इसके लिए स्पर्श रेखा इधर हो जाएगा, इसके लिए स्पर्श रेखा क्या होगा, इधर हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन एक ही बिंदु पे प्राप्त हो गया। लेकिन हम लोग पढ़े हैं जो प्रत्येक चीज़ के लिए जो है प्रत्येक बिंदु पे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है। मतलब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो रहा है, जो कि संभव नहीं है। अतः दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या करता है, एक दूसरे कभी बाइसेक्ट नहीं करता है। अब जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है कभी भी एक क्लोज लूप का निर्माण नहीं करता है। तो यह क्या था, हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वह हमारा टॉपिक होगा एरिया वेक्टर। क्या होगा, सपोज मान लीजिए यह हमारा बोर्ड है, क्या है, तो यह जो बोर्ड है छोटे छोटे जो है एरिया से मिलकर बना होगा। जरूर थोड़ी पूरा एरिया बना है तो इसका मतलब थोड़ी पूरा से, जैसे रोड भी बनता है तो रोड बनता है तो छोटे छोटे गिट्टी से मिलकर बना होता है ना। एक गिट्टी एक छोटा सा एरिया का निर्माण करता है। मतलब कोई भी सरफेस जो होता है छोटे छोटे एरिया वेक्टर से मतलब छोटे छोटे एरिया से मिलके बने होते हैं, जिस छोटे छोटे एरिया को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, एरिया वेक्टर के नाम से जानते हैं। और इसका डायरेक्शन जो होता है वह सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सपोज मान लीजिए हमारा सरफेस है तो इसके पे जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस पे जस्ट परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, तो एरिया वेक्टर भी समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। किसका बात करते हैं, देखिए हम अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन क्या होता है, तो जैसे देखिए किसी क्लोज सरफेस से होकर जो भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की संख्या जो गुजरता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से। सपोज मान लीजिए यह हमारा कोई सरफेस है, क्या है, अभी इसके आसपास कोई चार्ज है, क्या है, या यहीं पे कोई चार्ज है, तो इससे होकर के इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गुजरेगा ना, तो इसकी जो संख्या होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानेंगे। अगर मान लीजिए यह हमारा कोई सरफेस है और इस पर लिए कोई जो है छोटा सरफेस क्या है, डी ए है, छोटा सा एरिया क्या है, डी ए है। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सपोज मान लीजिए इधर पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, है ना। मतलब इस यहाँ से जो गुजरेगा इलेक्ट्रिक लाइन और फोर्स उसके उस पर जो स्पर्श रेखा होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और इस पे जो एरिया वेक्टर होगा वह क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर मान लीजिए इस पे लिया गया एरिया वेक्टर क्या है, डी एस मान लिए, वेक्टर डी एस, और ये दोनों का बीच का कोण क्या मान लेते हैं, थीटा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और डिफिनेशन क्या होता है, जो किसी भी सरफेस पर किसी भी सरफेस के लिए उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और उस पर लिए गए एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के जो लाइन इंटीग्रल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। सपोज मान लीजिए कोई सरफेस है जिस पे जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा गया, कितना में है, और इस सरफेस पर लिया गया एरिया वेक्टर क्या है, डी एस है, क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं वह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब हम लोग पढ़े हैं डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, ए डॉट बी बराबर क्या पढ़े, वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा, जहाँ थीटा क्या था, दोनों के बीच का कौन था, यहाँ पे थीटा क्या, थीटा ही है, डी एस और ई के बीच का कौन, मतलब फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी एस कोस थीटा। यहाँ किसका फॉर्मूला निकल गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निकल गया, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन आप लोग को याद हो जाएगा, किसे कहेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या सरफेस पर लिया गया एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का जो लाइन इंटीग्रल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं।